कहा जाता है कि उमर शरीफ साहब ने मोइन अख्तर से अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। वो क्या स्टोरी है? मोइन अख्तर उमर शरीफ की कुछ तसल चल रही थी आपस में। उसके बाद फिर ये हुआ, मोइन अख्तर ने जो उसकी तारीफ की हनीफ राजा की, उसकी आंखों में आंसू। अच्छा, उसने कहा कि नहीं, बस मैं सिर्फ यही 100 का नोट यादगार के तौर पे लूंगा। उसने लिखा पेन से, निगार हुआ। लेकिन 90s में देखा कि जो स्टेज ड्रामा वो बहुत तरक्की कर रहे थे। कराची के उमर शरीफ के स्टेज को अल्लाह ताला ने उसको जो खुदादाद सलाहियत से मरहूम को नवाजा था, बहुत कम लोगों को नसीब होती है कि वन मैन शो था वो पूरा मुकम्मल। इंडियन फिल्में पाकिस्तान में अलाउ नहीं करेंगे सिनेमा के अंदर। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी और सिनेमा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मतलब बात सच साबित हो रही है। अभी एक मौला जट आई, एक पुरानी मौला जट थी, मौला जट थी उस दौर की, उसने 4 करोड़ का बिजनेस है। शेख रशीद साहब का जिक्र किया, अदाकारों के बड़े करीब समझे जाते थे। इनमें अगर दूध भैंस से मिल जाता है तो पालने की क्या जरूरत है। तो बाकी उन्होंने पाली भी थी वैसे। ऐसे बहुत थी उनकी, लेकिन तस्लीम कोई भी नहीं करता। कराची में 126 सिनेमा, अब 26 भी नहीं है इस वक्त। 1970 तक हमारी जो फिल्में थी काफी हद तक जो बराबर पड़ोसी मुल्क इंडिया को टक्कर दे देती। की वजह ये थी कि उसके बनाने वाले इंडिया से ज्यादातर माइग्रेट करके आए थे। जो खराबी की तरफ गई, डबल वर्जन फिल्में बननी शुरू हुई। चौधरी साहब प्रोड्यूसर होते थे, उनकी कहते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो गई तो उन्होंने कहा एक बार फिल्म बनाते हैं। किसी गन्ने वाले को ले आया, किसी मवेशी वाले को ले आया। उसकी वजह है कि आज लाहौर के ड्रामे जो है ना, तो ख्वातीन नहीं आती उसमें तो आप बल्कि बेहूदगी की इंतहा। अगर आप अगर ये कहा जाए कि उसके स्टेज ड्रामा देखने के बाद लोग छुप छुप के निकलते हैं कि कोई पहचान ना ले, ऐसे ही स्टेज ड्रामे हो गए ना लाहौर में। ऐसे ही जबकि माजी में एक वक्त के अंदर 5-5 फिल्में रिलीज होती, एक हफ्ते में। मोइन अख्तर का ही जुमला है, अल्लाह जिसको इज्जत दे आप भी उसकी इज्जत। वाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बहलीम की बातों के साथ मैं हूं तनवीर बहलीम। एक नया पॉडकास्ट लेकर हाजिर हुए। आज का पॉडकास्ट बहुत है ज़्यादा ख़ास, क्योंकि आज बातें होंगी फिल्मों से मुतालिक, फिल्म इंडस्ट्री से मुतालिक। कौन सी अदाकारा सबसे ज़्यादा नखरे करती हैं और कौन सा पाकिस्तानी अदाकार सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करता है। तो इसके लिए हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी जो गुज़िश्ता 40 सालों से फिल्मी सहाफ़त से जुड़े हुए हैं, अतर जावेद साहब को। उनसे पूछेंगे कुछ खास स्टोरीज जो आज तक इन्होंने किसी को नहीं बताई। तो आज के पॉडकास्ट में ये स्टोरीज मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब कैसे हैं आज? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियात हैं आजकल? आराम कर रहे हैं। बहुत काम कर लिया। 50 साल काम कर लिया। 50 साल माशाल्लाह सहाफ़त में दे दी है। और फिल्मी सहाफ़त को जो सबसे मुश्किल काम है, वैसे लोगों को लगता होगा बड़ी बड़ा अच्छी तरीके से बड़ी जमा है और इंटरेस्टेड भी है। और सबसे ज़्यादा अखबारात में एक ज़माने में पढ़ाई शोबिज जाता था। ख़वातीन और दीगर जो है उनको सियासत से कोई दिलचस्पी होती नहीं, तो ज़्यादातर लोग शोबिज ही पढ़ा करते थे या स्पोर्ट्स पढ़ते थे। पेज 3 बड़ा मशहूर है ना अभी भी इंडिया के अंदर, बड़ा लोग देखते हैं उसके अंदर। तो माशाल्लाह से किस तरीके से सहाफ़त में है, थोड़ी सी अपनी जर्नी से मुतालिक बताएं। असल में मैं पहले टेलीफोन डिपार्टमेंट में था। सही। उससे पहले स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में रहा। वहाँ मेरी तरबियत हुई कि किस तरीके से किसी एसोसिएशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। वो उसके बाद फिर टेलीफोन डिपार्टमेंट में इलेक्शन लड़ा, तो वो मुझे वहाँ पे शोबा जो है वो पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी का मिला। सही। उस हवाले से हमारा तक मेरी रसाई हुई, जाना आना हुआ। मैं 19 साल पाकिस्तान की जो टेलीफोन डिपार्टमेंट थी उसका मैं जो CBI यूनियन थी उसमें मैं 19 साल एक ही पोस्ट पे रहा एज ए पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी। माशाल्लाह। तो अखबारात में अच्छी सलाम दुआ हो गई, खबर बनाने का ढंग आ गया। उससे फिर ये हुआ कि जंग में मेरी चूँकि रसाई थी तो हम खबरें भी, उस ज़माने में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, अंजुमन नाजरीन और सामीन रेडियो फिल्म टेलीविज़न। उसकी प्रेस रिलीज भी जारी होती थी, उसके प्रोग्राम भी होते थे। तो खबर बना के लेके मैं जंग जाता था, तो वहाँ इकबाल अहमद ख़ान मरहूम सफ़े के इंचार्ज थे। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि यार जब तुम खबर इतनी अच्छी बना ले आते हो तो आप लिखो जंग के लिए। उन्होंने परमिशन ली। महमूद अहमद मदनी साहब उस ज़माने में एडिटर थे जंग अखबार के, उनसे परमिशन ली। यूँ मैं जंग में शोबा सहाफ़त में आ गया। शोबा सहाफ़त में आ गए। और 1974 की बात है। एंटरटेनमेंट की बीट किस तरह से ले ली? क्योंकि अक्सर वेस्टर्न बहुत शौक होता तभी आता, फिल्मों का शौक था शुरू से ही। हाँ, फिल्में देखने का शौक था, इसीलिए वो हमने अंजुमन नाजरीन और सामीन रेडियो फिल्म टेलीविज़न इसीलिए बनाई थी। और उसके तहत हमने उस ज़माने में बेशुमार प्रोग्राम किए। उसमें से एक प्रोग्राम एक शाम 3 फनकार के नाम से हमने किया। उसमें एक फिल्म, एक रेडियो और एक टेलीविज़न के आर्टिस्ट को बुलाते थे और वो किसी होटल के अंदर गेट टुगेदर करते थे। चले अब तरह इनकी भी बात कर लें, अदाकारों की बड़े बड़े लोगों से रब्ता रहा आपका, बड़े मशहूर। तो क्या फर्क? उसके पीछे चूँकि हमारे साथ जंग का नाम था, जंग वेल रेप्यूटेड अखबार है पाकिस्तान का, उस हवाले से तमाम फनकारों तक रसाई बहुत आसान थी। मतलब वो तो आप जंग का नाम लेते होंगे उसके बाद, जंग के नाम की वजह से
फिर बाद में आपकी माशाल्लाह खबरों की वजह से भी आपका पर्सनल ताल्लुक बन नहीं, जाता है। ताल्लुकात जो बने वो निगार अवार्ड की वजह से, निगार अवार्ड। क्योंकि मरहूम इलियास रशीदी साहब बहुत करम फरमा थे हमारे, उनसे बहुत कुछ सीखा हमने। निगार पाकिस्तानी फिल्म फेयर अवार्ड कहले जैसे हैं। हाँ, पाकिस्तान तकरीबन उसी स्टैंडर्ड का था। फिल्म फेयर भी निगार के करीब करीब ही शुरू हुआ और उसको देख के ही निगार शुरू हुआ था, फिल्म फेयर को देख के। तो क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी पाकिस्तानी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, उनमें मुकाबला करने के लिए, तो निगार अवार्ड एक ऐसा अवार्ड था जो हर फनकार लेना चाहता था, यानी कंपटीशन होता था पाकिस्तानी ऑस्कर था ना हमारे लिए। बिल्कुल। तो उसकी बड़ी खिदमत है, फिल्मी सनत को प्रमोट करने में निगार की बेशुमार खिदमत। फनकारों से जहाँ तक रसाई का ताल्लुक था तो हर साल लाहौर जाना होता था, तो वहाँ पर शमी मारा, मैडम नूरजहाँ, संगीता, ये मुस्तफ़ा कुरैशी, ये वो लोग थे कि जो निगार अवार्ड के मौके के ऊपर एक आध दो डिनर इनके घर पे शाम में ज़रूर हुआ करते। सब बुलाते थे। इलियास रशीदी साहब के साथ चूँकि अटैचमेंट थी, तो लिहाजा उन जाने वाले मेहमानों में हम भी उनके साथ शामिल होते थे। इस तरह इन फनकारों के साथ रवाबित बढ़े, ताल्लुकात बढ़े। फिर चूँकि जंग अखबार था, उन लोगों से जब ताल्लुकात बढ़ते थे तो फिर उनको खबर छापना या इंटरव्यू करना, ये सब किया फिर हमने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थोड़ी सी इंडस्ट्री के मुतालिक बात करते हैं। पाकिस्तानी लॉलीवुड कहलाती है, ये नाम क्या हॉलीवुड से होता हुआ? हॉलीवुड से, बॉलीवुड, लॉलीवुड। तो ये 1970 तक हमारी जो फिल्में थी काफ़ी हद तक जो बराबर पड़ोसी मुल्क इंडिया को टक्कर दे देती, उसके बाद तो फिर हमारी ठूसी हो गई फिल्में। यानी जो आप ये समझें कि पाकिस्तान के क़याम के बाद से लेकर के 70-75 तक जो फिल्में आई हैं, वो उसकी वजह ये थी कि उसके बनाने वाले इंडिया से ज़्यादातर माइग्रेट करके आए थे, तो उनकी वहाँ की स्टडी थी, उनका वहाँ का तजर्बा था। उसके बाद फिर ये हुआ कि 70-75 के बाद जो है वो फिल्में जो ख़राबी की तरफ गई, उसकी वजह एक तो डबल वर्जन फिल्में बननी शुरू हुई, पंजाबी और उर्दू, एक ही फिल्म पंजाबी में भी और उर्दू वर्जन में भी। तो उससे कैमरा जो अदाकार ज़ाहिर लिपसिंग फिल्म में उर्दू में कर रहा है और डायलॉग डबिंग पंजाबी में आ रहे हैं, तो वो फिल्मों के ऊपर थोड़ा सा असर बुरा पड़ा, उससे फिल्में डिक्लाइन हुई उससे। दूसरी बात ये थी कि उस ज़माने के अंदर ठेकेदारी का सिस्टम चल पड़ा। जो डायरेक्टर्स थे वो ये क्या करते थे कि 2 लाख में ठेका ले लिया, फिल्म का ठेका ले लिया, फिल्म का ठेका ले लिया। वो फिल्म उसमें उनका अपना पैसे बचते थे, उन्होंने 20 लाख बचाया, 15,000 बचाया, 20,000, तो यही बजट था, इससे ज़्यादा का बजट था नहीं। तो लिहाजा फिल्में जो उस पर बननी शुरू हुई ठेके पे, उसने फिल्म सनत को और बर्बाद कर दिया। उसके बाद 80-85 के अंदर ये हुआ कि चूँकि सिनेमा जो है वो प्लॉट जो है वो नॉन कमर्शियल रेट के ऊपर लोगों को दिया गया था, क्योंकि ये तफरीही प्लॉट के तौर पे दिया जाता था। लालच ये आ गई कि वो तमाम सिनेमा, तकरीबन कराची में 126 सिनेमा थे एक ज़माने में। कराची में 126 सिनेमा, अब 26 भी नहीं है इस वक्त। 26 भी नहीं है वाकई। तो उस वक्त जो था वो ये करते थे कि प्लाजा और वो बनने लगे, क्या नाम है, बिल्डिंग है। उसकी वजह ये है कि सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही थी, फिल्में कम बन रही थी, तो अब शो ही नहीं फुल होता था। तो अब उन्होंने इसका हल ये निकाला कि उस प्लॉट को बेच करके उन्होंने इमारत खड़ी कर दी, किसी बिल्डर को बेच दिया, वहाँ शॉपिंग प्लाजा बन गए। पैराडाइज की मिसाल सामने आपके सामने। सदर में 5 सिनेमा थे, एक भी नहीं है। अच्छा, सदर में 5 सिनेमा थे, हमें नहीं पता थी ये बात, आज भी पता है। अच्छा, तो इसी तरीके से जो जहाँ रीनो, गोडियन, ओडियन, ये प्लाजा के ऊपर 7-8 सिनेमा थे ताजमहल तक। वो अब ज़्यादा इतनी कीमती प्लाट हैं, उसको बेचा गया कमर्शियल रेट्स के ऊपर। अच्छा जावेद साहब, ये बताएं कि आवाम ने आना छोड़ दिया, शायकीन ने फिल्म देखना छोड़ दी, या फिल्में खराब बनना शुरू हो गई? दोनों वजूहात। एक तो फिल्में थोड़ी सी चरबासाजी। अच्छा, उस ज़माने में चरबासाजी ने भी फिल्म इंडस्ट्री को यूँ नुकसान पहुँचाया कि पहले एक ज़माने में इंडियन फिल्में यहाँ नहीं आती थी, तो काबुल में ले जाया जाता था राइटर्स को, नगमा निगार को, डायरेक्टर को, कि उनको ये फिल्म देखो, हमें ऐसी फिल्म बना के दे दो। अच्छा, उस चरबासाजी किसी हद तक तो कामयाब रही। सही। फिर ये जो चैनल्स आए, जी, ये जो टेलीविज़न पे फिल्में आने लगी, तो वो चरबासाजी इस वजह से ख़त्म हो गई कि अब वो फिल्में लोगों को जिसका चरबा बन रहा नज़र आ रही है कि ये इसका चरबा बना है, तो लिहाजा वो फिल्में फ्लॉप होने लग गई। जब फिल्में फ्लॉप होने लगी तो फिल्म का बिजनेस डाउन हुआ, तो सिनेमा टूटने शुरू हुए। चरबासाजी से मुतालिक बता दूं, रीमेक कह लें आप, रीमेक, हाँ, आसान अल्फाज में। अच्छा, तो फिर वहाँ से ये जवाल डाउनफॉल शुरू होते फिर एक वक्त ऐसा आया कि फिर उर्दू इंडस्ट्री ख़त्म हो गई,
पंजाबी फिल्मों की इंडस्ट्री रह गई। पंजाबी फिल्मों का दौर बहुत अच्छा चला। और उसमें वो एक चौधरी साहब प्रोड्यूसर होते थे, उनकी कहते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो गई तो उन्होंने कहा एक बार फिल्म बनाते हैं। यही हमारा इसके अंदर भी जो तबाही हुई है वो ये हुई है कि फाइनेंसर प्रोड्यूसर नहीं रहे। असल बात ये थी कि प्रोड्यूसर को पता होता है फिल्म की टेक्निक का, कि कैसे फिल्म बननी है, क्या क्या उसमें शोबे। हर फिल्म के 32 शोबे होते हैं, 32। लिहाजा प्रोड्यूसर को तो अगर वो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर है तो सब पता है। यहाँ ढूंढे गए फाइनेंसर, जैसा अभी आपने कहा कि ना वो किसी गन्ने वाले को लिया है, किसी मवेशी वाले को लिया है, किसी बर्फ वाले को लिया है और उससे पैसा लगवा करके फिल्में बनानी शुरू की। लाहौर में एक स्टूडियो में जब उसका वो शोरील चलती थी जी, तो एक वावा ग्रुप भी होता था। अच्छा, वो हर सीन पे वावा करता है ताकि प्रोड्यूसर को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। फाइनेंसर जिसने पैसा लगाया उसको लगे कि फिल्म बर्बाद है, लेकिन वावा ग्रुप जो है उसका पैसा लगाने पे उसको मजबूर कर रहा है। अच्छा, फिल्में बनती 4 आने बन गई, 8 आने बन गई, 12 आने बन गई, वो शोरील दिखा करके फिर उसको और पैसा लगवा देते। अब वो फिल्म चले न चले इससे किसी को कोई लेना देना नहीं, यानी लालच आ गई थी। ये पैशन का काम है ना, ये शौक का, कि अच्छा सिनेमा दिखाया जो है शौक है। हाँ बिल्कुल शौक। तो ये वहाँ पर तमाशबीन आ गए और उन्होंने उसमें उनका भी किरदार रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अवार्ड बड़ी अहमियत है। निगार तो ऐसा था कि हर अदाकार मरता होगा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो कहता होगा मेरी परफॉर्मेंस। तो इसके अंदर भी कुछ जानेदारी थी या जो हक था उसको मिलता था? इसके अंदर इलियास साहब ने जानेदारी कभी नहीं की। अच्छा, माशाल्लाह। उनकी ज्यूरी जो फैसला करती थी उसी के मुताबिक लोगों को अवार्ड मिलता। इसका एक वाकया ये है कि नियाज मोहम्मद अरबाब वफाकी वजीर थे, वो चीफ गेस्ट थे निगार अवार्ड की तकरीब में। उनके ये थे कर्नल जाकिर। उस ज़माने में मोबाइल तो था नहीं, जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए थे वहीं फ़ोन से रब्ता था उनका फ़ोन आया कि बात की जाए। कर्नल जाकिर का फ़ोन आया रिसेप्शन से, मैंने उनसे बताया इलियास साहब को वो बुला रहे हैं, पहले तुम जाके बात कर लो क्या करना है। मैंने वो जानते थे मुझे, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि कविता को अवार्ड देना है। कविता जो संगीता की जो बहन है, कविता को अवार्ड देना है। ऐसी सी सिफारिश आती थी। तो मैंने आके लिया साहब से कहा, मैं कहा जी वो कह रहे हैं कविता को अवार्ड देना, कह रहे हैं इस वक्त मैं अवार्ड चेंज नहीं करूँगा किसी किस्म का। फिर बात हुई कि वो फिर फ़ोन आया उनका, मैं कहा जी वो कह रहे हैं कि इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी लिस्ट जो निगार की जो अवार्ड की तफसील थी वो तमाम अखबार में छप चुकी होती थी। ऐसा नहीं था कि भाई ऑन द स्पॉट ऐलान हो रहा है, बल्कि पहले से डिसाइडेड ऐलान हो चुका होता था कि इन फनकारों को इस साल अवार्ड मिला है। उनका मैं उसमें रद्द-बदल नहीं कर सकता। तो कर्नल जाकिर ने कहा कि नियाज मोहम्मद अरबाब साहब नहीं आएंगे तकरीब में, वफाकी वजीर नहीं आएंगे। मैंने जाके इलियास साहब से कहा, मैं कहा जी वो कह रहे हैं वफाकी वजीर नहीं आएंगे, फिर ना आए उनको बोलो। ओह जबरदस्त। फिर ना आए, हालांकि वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच चुके थे। वो फिर वो आए भी, उनको बताया गया कि भाई इस तरीके से हमारे छप चुका होता है। लेकिन मतलब इलियास साहब की ये बोल्डनेस थी कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेके जुमला बोल दिया कि नहीं आते तो ना। उनको असल में अपने आप काम पर फख्र होगा। अच्छा, निगार अवार्ड से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी है ना, कि एक बार कहा जाता है कि उमर शरीफ साहब ने मोइन अख्तर से अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। तो क्या स्टोरी है? मोइन अख्तर और उमर शरीफ की कुछ तसल चल रही थी आपस में। तो दोनों में प्यार तो बहुत था वैसे। वो बस वो प्यार था, नफरत थी, लड़ाई थी, जो भी थी वो थी मिक्स। तो अब मोइन, मैं चूँकि कोऑर्डिनेट कर रहा था मोइन अख्तर के साथ, तो ये उमर शरीफ ने इशारे से बुला के बोला कि वो अगर मोइन अख्तर मेरा अनाउंसमेंट करे। हालांकि 4 अवार्ड थे उस साल, वो फिल्म थी 420, मिस्टर 420। जी। इस पर 4 अवार्ड थे उसके उमर शरीफ साहब। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर वो उमर शरीफ ने उसने मोइन मेरा ऐलान करेगा तो मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, मोइन भी बहुत समझदार था। तो जब मैं आया तो मेरे चेहरे के तासुरात देखे, कह रहा क्या बोला वो, मैं को कह रहा कि भाई मोइन अख्तर अगर ऐलान करेगा तो मैं नहीं लूँगा। मैं नहीं करता। अच्छा, मैं नहीं करता। उन्होंने ख्वाजा परवेज को बुलवाया, अनाउंस उनसे करवा दिए, 4 अवार्ड उसने ले लिए। सही। रात को खाने के ऊपर मैंने उमर शरीफ से कहा, मैं कहा यार आप जैसा बेवकूफ़ आदमी मैंने ज़िंदगी भी नहीं देखा। मैं कहा मोइन अख्तर आपका दुश्मन है ना, आपको बुलाता अच्छे अल्फाज से, आपको तारीफ करके बुलाता, आपने ये इवेंट मिस किया, ये लम्हा के वो आपके लिए तारीफ करके आपको बुलाता, आपका दुश्मन जिसको आप दुश्मन कह रहे हो। मैं उसने एक लम्हे के अंदर मुझसे कहा कि ठीक है अगर वो नहीं मान रहा तो मैं नहीं करता है ना। ये मेरे ख्याल से शायद अब तक छपी भी नहीं, ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई इस हवाले से। हम पहली बार एक्सक्लूसिव बता रहे हैं आपको, क्योंकि इन्होंने मुझसे थोड़ी देर पहले बताया था, इसलिए मैंने पूछ लिया सवाल।
तो इसके अलावा भी मजीद कंट्रोवर्सी तो होंगी कि अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ऐसा कि यार ये क्या हो गया। आखिरी वक्त में कोई मोइन अख्तर साहब के हवाले से कोई किस्सा बता रहे थे आप, अमेरिका में थे वो। अमेरिका में मोइन अख्तर गए हुए थे। मोइन अख्तर ने 12 साल होस्ट किया इस प्रोग्राम को हमारे निगार साथ अवार्ड को। और वो इलियास साहब की बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड भी किया करते थे। मोइन अख्तर लाहौर में थे, अब उनसे रब्ता नहीं हो रहा, डेट हम अनाउंस कर चुके थे। उसके बाद ये हुआ कि उनकी बेटी से मेरा रब्ता था, उनको तारीख पता थी मोइन अख्तर को, लेकिन वो हाँ ना में कोई जवाब नहीं दे पा रहे, कंफर्मेशन नहीं थी। हमने फिर हनीफ राजा को कांटेक्ट किया। जी, हनीफ राजा मारूफ कॉमेडियन। तो इनको हमने बताया कि भाई निगार अवार्ड है, आप पे चलना है। ठीक है, हम उसको लेके आ गया। रात को फ़ोन आ गया मोइन अख्तर का, जब मैं कराची आ गया, कल तुम्हारा मंडवा कितने बजे, यही जुमला था, कल तुम्हारा मंडवा कितने बजे। मंडवा, अच्छा। मैंने कहा 3 बजे है। बोला कल 1 बजे आवारी आ जाना। ठीक है। अब हनीफ राजा परेशान, जब मोइन अख्तर आ गया मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली सीनियर है। तो मैंने कहा आप साथ चलो मेरे। मैं और वो जो है हनीफ राजा हवारी होटल गए, 2 कार्ड में लेके गए। तो मैंने कहा इनका नाम है हनीफ राजा। मैं पूछ रहा ये कौन है। अच्छा, पहचानते नहीं थे? सब कुछ करते थे। अच्छा, मस्ती कर रहे थे कि ये कौन है। मैंने कहा ये हनीफ राजा है, आज निगार अवार्ड की तकरीब है, ये उसके मेज़बान है। मैं क्या करने आया हूँ, मैंने कहा 2 कार्ड आपके लिए, आप बैठ के सामने देखेंगे इनसे कहाँ कहाँ गलती है। यानी आपका इतना माशाल्लाह इतनी अच्छी बातचीत थी कि मोइन अख्तर जैसे। मैं उसको बोला। अच्छा, फिर मैंने उसको इशारा किया हनीफ राजा को, तुम इधर उधर हो जाओ। वो उसने कहा वाशरूम जाना है, वो वाशरूम में चला गया, कान लगा के सुनता रहा। मैंने पता यार मोइन अख्तर, तुमने मुझे कल तक बताया कि तुम आ गए, जिसको मैं नहीं लेके आता तो कौन करता है इस प्रोग्राम में, मैं तो होस्ट नहीं कर सकता था। मोइन अख्तर एक ही है पूरी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। खैर को समझाया मैंने, अच्छा मैं कर लूँगा। मैं कहा हनीफ क्या सो गए अंदर, बाहर आया ही। तो मैंने कहा आप होस्ट करेंगे, मोइन अख्तर होस्ट करेगा, प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा, और आप दौरान प्रोग्राम हनीफ राजा की एंट्री लेंगे। कह रहे नहीं ये मुझे बुलाएगा। मैं कहा नहीं बुलाऊंगा तो मैं ही, क्योंकि उस पर प्रोग्राम को इस तरीके से डिवाइड किया था कि तकरीरी पोर्शन जो था वो मैं होस्ट करता था, सही, और बाकी म्यूजिकल अवार्ड या मोइन अख्तर। मैं कहा बुलाऊंगा मैं ही तुम्हें, तुम इसको बुलाओ। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद फिर ये हुआ, मोइन अख्तर ने जो उसकी तारीफ की हनीफ राजा की, उसकी आंखों में आंसू। अच्छा। अगले दिन एक अमाउंट हमारा उससे तय था कि हम आपको मेजबानी के ये पैसे देंगे, वो अमाउंट यहाँ डिक्लेयर नहीं करते। जी बिल्कुल बिल्कुल। रोज सुबह नाश्ते पे हमने हनीफ राजा के आगे पूरा अमाउंट लिफाफे में रख के उनको दिया। उसने 100 का नोट लिया, बाकी वापस कर। उसने कहा कि नहीं, बस मैं सिर्फ यही 100 का नोट यादगार के तौर पे लूँगा। उसने लिखा पेन से निगार अवार्ड। बोला ये मैं संभाल कर रखूँगा, क्योंकि कल रात वो जिस तरीके से मुझे उसने बुलाया है मोइन अख्तर, इज्जत बख्शी, इससे बड़ी मेरी इज्जत अफजाई हो नहीं सकती थी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ। वाह, बेहतरीन बेहतरीन। तो मोइन अख्तर की बात हो रही है, उमर शरीफ की बात थोड़ी सी कर ली जाए। स्टेज ड्रामा जब हमारी उर्दू फिल्म इंडस्ट्री बहुत डाउनफॉल चल रही थी, लेकिन 90s में हमने देखा कि जो स्टेज ड्रामा वो बहुत तरक्की कर रहे थे। कराची के उमर शरीफ के स्टेज शो भूल जाते थे, और हालात उस वक्त ऐसे थे कि भाई लाशें गिर रही हैं बंद, और यहाँ पर बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन उस वक्त भी लोग हंसने आते थे। वो क्या लम्हा था? उसकी वजह ये थी कि पूरा शहर जो है वो एक उसका कामफ्लाज का शिकार था, लेकिन उमर शरीफ के ड्रामे उस वक्त भी हिट थे। अल्लाह ताला ने उसको जो खुदादाद सलाहियत से मरहूम को नवाजा था, ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है कि 1 मैन शो था वो पूरा मुकम्मल, कोई साथी कंपेयर कोई आर्टिस्ट हो या ना हो, वो पूरा शो संभाल लेता। उमर शरीफ में ये तो क्वालिटी थी। मोइन अख्तर और उमर शरीफ में फ़र्क ये है कि मोइन अख्तर स्क्रिप्ट का आदमी था, वो स्क्रिप्ट के अगेंस्ट नहीं चलता, फिल्मबंदी बात ज़्यादा नहीं करता था, वो स्क्रिप्ट को फॉलो करता था। उमर शरीफ में ये है कि वो हालात और वाक़यात की रोशनी में अपने आप को ट्विस्ट कर जाता, जैसे जुगते कहते हैं पंजाब में, जुगते बड़ी अच्छी आती है। बिल्कुल। और असल ड्रामा एक ज़माने में लाहौर में होता था, कराची में तो ड्रामा के नाम के ऊपर स्टेज शो होने लग गए। सही। ये गाने वाने और ये फिल्म डांस वांस, ये कराची के ऑडियंस को ये इस तरफ लगा दिया गया, जिसकी वजह से ड्रामा भी फ्लॉप हुआ, क्योंकि अब लोग आदी हो गए, डांस हो गए इसमें, और फैमिली से जाना कम कर दिया होगा। लाहौर में भी यही लचरपन शामिल हुआ। उसकी वजह है कि आज लाहौर के ड्रामे जो है ना तो ख्वातीन नहीं आती,
नहीं आती उसमें तो आप बल्कि और बेहूदगी की इंतहा अगर आप वहाँ देखें। अगर ये कहा जाए कि उसके स्टेज ड्रामा देखने के बाद लोग छुप छुप के निकलते हैं कि कोई पहचान ना ले, हाँ, सही कह रहे हैं। ऐसे ही स्टेज ड्रामे हो गए ना वहाँ पर, लाहौर में ऐसे ही इस वक्त क्योंकि जिस तरह का डांस होता है, जिस तरह के जुमले अदा किए जाते हैं नोट चल रहे होते हैं स्टेज के ऊपर। हाँ बिल्कुल चल रहे। तो ये माहौल हमारा आहिस्ता आहिस्ता खराब होना खराब शुरू, स्टेज ड्रामा भी गिरा हमारा और हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी हुई। जैसे अनवर मकसूद है और वो अच्छे चंद एक लिखारी हैं जो अच्छा ड्रामा आज भी पेश कर सकते हैं और करते हैं। नापा में ड्रामे होते हैं, स्टैंडर्ड के ड्रामे जरूर हैं, लेकिन उनको वो पब्लिसिटी नहीं मिली क्योंकि उसमें जुगतबाजी नहीं, जुगतबाजी नहीं, संजीदा ड्रामे। और दूसरा ये भी होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इसको कवर करते आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को, कि हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट, जैसे इंडिया में कुछ जगहों पे अभी भी अगर फिल्म रिलीज होती है अच्छी लगती है, उनको लगता है कि सोशल कॉज पे तो उसका टैक्स माफ़ कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल कभी नहीं हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने नैफडेक के नाम से एक इदारा कायम किया था, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसी नाम से इंडिया में भी है, थोड़ा सा नाम के फर्क से, और बांग्लादेश में भी है। वहाँ उनका फिल्म फाइनेंस डिपार्टमेंट का लगता है। हमारे यहाँ नैफडेक को बर्बाद किया गया, उसमें ऐसे लोगों को इंडक्ट किया गया जिनका शोबे से ताल्लुक नहीं था, जिसकी वजह से वो तमाम फंड जो है बर्बाद हो गया, सिनेमा भी बिक गया, नैफडेक भी खत्म हो गया। हालांकि होना ये चाहिए था कि नेशनल फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाई जाए और सिनेमा मालिकान को बिला मुआवजा, मतलब बिला सूद कर्जे दिए जाएं ताकि सिनेमा की हालत बेहतर हो। इसी तरीके से फिल्म फाइनेंसर्स को भी अगर फाइनेंस किया जाए तो फिल्में अच्छी बन सकती हैं। फिल्म इंडस्ट्री इतनी नहीं डूबती जितनी आज डूबती। अभी आपने सिनेमा की बात की ना, 126 सिनेमा थे, सिंगल स्क्रीन जिसे कहते हैं ना, कि 500-700 लोग बैठे हुए सीटियां बजा रहे, उसका एक मजा ही कुछ और होगा। मल्टीप्लेक्स में वो मजा आता है आपको? मल्टीप्लेक्स में वो बात नहीं, इसमें सब चूंकि ये वो लोग आते हैं जिनका कॉमेडी से उससे कोई ताल्लुक नहीं है, संजीदा लोग होते हैं, संजीदा लोग, ये बेहूदगी नहीं कर सकते। और उसमें 96 टिकट था एक जमाने में, सही, तो उसमें ज़ाहिर है रिक्शा ड्राइवर, लेबर तबका, ये वही लोग ड्रामा देखने आते, फिल्म देखने आते थे, तो लिहाजा वो सीटें बजाते थे, पैसे चलते थे, पैसे फेंके जाते थे डांस के ऊपर। लेकिन उसका अभी भी एक लोग कहते हैं क्रेज था, बड़ा मजा आता था कि फिल्म देखने में डबल मजा है। हमारे एक दोस्त थे जज, जहाँ हमारे पहले रहाइश थी, वहाँ एक दोस्त हमारे जज थे, वो मतलब अपने आप को छुपा के टोपी वोपी के अंदर मतलब डाल के 96 में जाके बैठते थे। फील पूरा है, ताकि वो इसको एंजॉय कर सके। हालांकि जज थे वो, सही बात है, कितनी बड़ी पोस्ट पे थे, लेकिन उनको पता था कि फील लेना है तो इस तरह जाके बैठना। वो तो लोग एंजॉय करते थे फिल्मों को उस जमाने में। अभी तो फिर सिनेमा की हालत क्या है, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्में बहुत कम बनती है, अगर बन भी रही अच्छी 10 से 15 फिल्में साल में बनती है। इसमें तो सिनेमा नहीं चलते कभी। देखें 52 हफ्ते होते हैं, कम से कम 52 फिल्में तो पाकिस्तान में चाहिए, हर हफ्ते कोई फिल्म रिलीज हो, ऐसा नहीं है। जबकि माजी में एक वक्त के अंदर 5-5 फिल्में रिलीज होती थी। एक हफ्ते में? एक हफ्ते 5-5 फिल्म बैक वक्त। ओह वाओ। 126 सिनेमा सिर्फ कराची में थे, तो लिहाजा हर सिनेमा के ऊपर हर फिल्म 7-8 सिनेमाओं पे होती थी। यानी अभी जैसे इंडिया के अंदर है कि लगातार फिल्में बनती हैं, और अभी ये बात सही कही जाती है कुछ अदाकारों की तरफ से कि जब तक आप इंडियन फिल्में पाकिस्तान में अलाउ नहीं करेंगे सिनेमा के अंदर, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी और सिनेमा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मतलब बात सच साबित हो रही है। हालात और वाक़यात ने इस बात को साबित किया कि इंडियन फिल्मों की वजह से यहाँ पे सिनेमा का ग्रो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी फिल्म साजों को भी ऐसी फिल्में बनानी चाहिए ताकि वो सिनेमा जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करे, लेकिन वो डिपेंड नहीं है। कुछ पिंड लोग भी जालिम सी, कुछ सानों भी मरंदश। बस ऐसे ही बिल्कुल आपकी बात। कुछ अदाकारों पे बात करते हैं। अदाकारों पे कैसे ताल्लुक रहा आपका वहीद मुराद से? वहीद मुराद, एक दफ़ा मैं लाहौर जा रहा था, तो वहीद मुराद मरहूम जो है वो इत्तेफाक से मेरे साथ वाली सीट पे ही थे। मैं उस ज़माने पान खाया करता था, तो मैंने पान निकाल के खाया, तो वहीद मुराद ने कहा कि, मैंने कहा तंबाकू तो नहीं है, खुशबू वाला है। कह रहा मैं खाऊँ। फिर बात का सिलसिला चला, तो वो मैंने उनका पूरा इंटरव्यू फिजा में ही किया। अच्छा। तो जंग में वो इसी उन्वान से छपा, वहीद मुराद से फिजा में गुफ्तगू। जबरदस्त। थे भी कराची के? कराची के थे वो, बड़े शौक से खाते होंगे वो भी। हाँ, पान बहुत शौक से खाते थे, और बड़े वो कहते हैं वो बहुत खूबसूरत है ना, हैंडसम चॉकलेटी हीरो कहलाते, इसीलिए कहलाते। और मोहम्मद अली साहब से रब्ता रहा, ज़ेबा साहब, मोहम्मद अली, ज़ेबा, इनसे बहुत अच्छा रब्ता रहा। और ये मतलब वो लोग हैं जो इज्जत करना और इज्जत कराना जानते हैं। पुराने फनकारों में यही आज तक अच्छी बात है कि आज भी हम ज़ेबा से मिले, शमी मारत का इंतकाल हो गया बेचारे, हबीब साहब थे मरहूम, और लोग हैं, मुस्तफा कुरैशी हैं कराची में, संगीता है, इनके पास जब भी जाएं मुलाकात हो, पे रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट।
मुस्तफ़ा कुरैशी साहब तो इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि प्रेस क्लब के ये मेंबर है जहाँ का मैं भी मेंबर हूँ, तो अक्सर बेहतर आपके साथ वो नज़र आते हैं बैठे हुए। उनको हम शाम में ज़बरदस्ती लेके आते हैं, शाम में रात कि आए वहाँ गपशप करें थोड़ी देर। अच्छा, और क्या फ़र्क है, मतलब आपने कहा हिस्सा ज़्यादा करते थे, नए अदाकारों में क्या किसी की कमी देखते हैं आप? असल में पहले प्रिंट मीडिया की अहमियत थी, सही। इसलिए रिस्पेक्ट रिगार्ड भी था। फिर वही बात है कि कुछ लोग बाजार से जो लोग आते हैं या उन फैमिली से जो लोग आते हैं उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड का पता नहीं है, उनका मतमा नज़र सिर्फ पैसा है। पुराने लोग जो खानदानी लोग हैं, उनमें से जो बहुत सारे फिल्मों में आए हैं, वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, रिगार्ड भी करते हैं। और ये जो चैनल्स की वबा फैली है और जो सोशल मीडिया जो फैला है, इस पर आप फनकार जो है वो छपने पे इतनी तवज्जो नहीं उनकी इसी दौड़ में लगे हैं कि उसकी कितनी वीडियो चल गई, मेरी कितनी वीडियो चल गई। मतलब मुकाबला ज़्यादा है, मुकाबला इस किस्म का ही आपस का आपसी मुकाबला ज़्यादा है। अच्छा, आप तो जंग के अखबार के रिपोर्टर थे, सहाफ़ी थे, मतलब आपसे तो बहुत ही मोहब्बत से मिलते होंगे क्योंकि प्रिंट की भी अहमियत थी, लेकिन एक होता है ना कि ये बंदा मिलने में बहुत अच्छा है और ऑफ द रिकॉर्ड जिससे बात करो यार ये बड़ा फीका बंदा है, मज़ेदार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कभी मिले, जिनसे मिले अच्छी तरह मिले और रिस्पेक्ट से। हम कैमरे के सामने देखते हैं ना, कैमरे के पीछे में नहीं पता वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। होता है ना कि अपने किसी माथे के साथ होते हैं उनमें, देखें आप, जैसे कुछ लोग मगरूर होते हैं तो है हुआ करें, हमने भी उनसे रब्ता नहीं किया। अभी एक मौला जट आई, एक पुरानी मौला जट थी, उससे थोड़ा सा मुतालिक बताएं कि इसने 200 करोड़ का बिजनेस किया। बिल्कुल। उसने कितना बिजनेस किया था? उस जमाने में फिल्म का टिकट 6 आने, 12 आने, 1 रुपया, 1.5 रुपया, मैक्सिमम 3 रुपये 65 पैसे एयर कंडीशन सिनेमा के टिकट होते। वो जो गैलरी जिसे कहते हैं, पूरा व्यू आता है, सर्कल कहें, गैलरी कहें, ग्रैंड सर्कल कहें, जो भी कहें, उसका 3 रुपये 65 पैसे टिकट होता था। अच्छा, उस जमाने के अंदर हुकूमत की तरफ से भी यकसा शरह के ऊपर सिनेमा के रेट होते थे। मोनोपोली नहीं थी कि इसका बढ़ा के पैसे ले लें, नहीं, ऐसा नहीं होता था, बल्कि यहाँ भी चेक एंड बैलेंस था उसके अंदर। तो उस जमाने में उस वक्त मौला जट थी उस दौर की, उसने 4 करोड़ का बिजनेस किया। 4 करोड़, 3 रुपये 65 पैसे के टिकट के ऊपर 4 करोड़ का बिजनेस। आज अगर 1200-1500 के टिकट के ऊपर इस मौला जट ने 2 अरब का बिजनेस कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, उसका कंपेयर नहीं हो सकता। हाँ, जबरदस्त, वो बेहतरीन। और दोनों की फिल्मों में आपने देखा तो जाहिर सी बात है, कैमरे नहीं आ गए, टेक्निक्स नहीं आ गई। ये मौजूदा जो लीजेंड ऑफ मौला जट थी, ये जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाई गई, लोगों ने पसंद भी किया इसको। मुस्तफ़ा कुरैशी को हम ज़बरदस्ती उस फिल्म में लेके गए थे कि भाई आपके दौर की, मैंने उनका जुमला मुझे याद है कि ये अमीरों की मौला जट है। यही जुमला यही कहा था हमारे गरीबों की मौला जट थी, अमीरों की मौला। लेकिन वो जो मजा आया होगा ना, वो जो सीटियां बजी होगी और कई लगातार महीनों तक चलती रहेगी फिल्म। वो तो मैंने बताया, जब 4 करोड़ का बिजनेस किया तो लगती रही होगी। अच्छा, थोड़ा सा अब मजीद आ जाते हैं, कुछ किस अदाकार को घर पे भी आते रहे या लोगों से मुलाकात रही है? कि होता है ना, एक तो प्रोफेशनल रिश्ता है, एक हो गया भाइयों वाला रिश्ता। जैसे मुझे लग रहा है मोइन अख्तर साहब का रिश्ता बन चुका था। वैसे मोइन अख्तर थे, चूँकि 12 साल हमने निगार अवार्ड साथ किए और वहाँ उनको मतलब असिस्टेंट कह लो, असिस्ट करना कह लो, या उनके साथ एज ए को होस्ट कह लो। वहाँ तमासील में पहला प्रोग्राम में जब हम लेके गए मोइन अख्तर को, तो उन्होंने कहा अचानक 1 मिनट पहले सब चीज़ डिसाइड हुआ। हम 1 दिन पहले रात को बैठते थे, जुमले तरीका पूरा एक पेपर पर पूरा रेडी हो जाता है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, चाहे सुबह 3 बज जाए, 4 बज जाए, लेकिन उससे घर पे बैठ करके पूरा स्क्रिप्ट वर्क होता था। अब जब वहाँ गए तो उसने अचानक कहा कि ये जो पहला तकरीरी मुकाबला है ना, ये आप होस्ट करेंगे। ये मैंने कहा, तो पैरों के नीचे जमीन निकल के निगार अवार्ड है और मोइन अख्तर भी सामने है। मोइन अख्तर तो अपनी जगह पर है, पूरी इंडस्ट्री बैठी हुई है, मैं क्या होस्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या मालूम। अरे मैंने होस्टिंग तो मेरा काम नहीं है ना, लेकिन बाहर अल्लाह का नाम लेके किया। शेख रशीद उस वक्त चीफ गेस्ट थे हमारे, तो पूरा तकरीरी मुकाबला ये सब हो गया। उसके बाद फिर मैंने मोइन अख्तर को दूसरे जुमले बोल करके बुला लिया और अपनी जान छुड़ाई। फिर कोऑर्डिनेट करता रहा, मैं उससे कोऑर्डिनेटर था। तो उसी दौरान में एक ज़माने में मोइन अख्तर की और उमर शरीफ की इसी बात के ऊपर नाइत्तफाकी थी। सही। तो उसने मुझे बुला के कहा कि मैं बता भी चुका हूँ, जी, अवार्ड नहीं लूँगा, लेकिन उसने फिर अवार्ड लिए। सही। और शेख रशीद साहब का जिक्र किया, वो बड़े अदाकारों के बड़े करीब समझे जाते थे। कोई भी अदाकार ऐसे, चाहे रीमा हो या दीगर अदाकार, उनसे बल्कि उनका एक जुमला था कि जब भैंस
मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आप बोल रहे हैं। मैंने कहा जब दूध भैंस से मिल जाता है तो फिर पालने की क्या जरूरत तो है। वाकई उन्होंने पाली हुई थी वैसे? भैंसे बहुत थी उनकी, लेकिन तस्लीम कोई भी नहीं कर रहा था। तस्लीम कोई नहीं कर रहा था, लेकिन शेख राफ साहब हमेशा अदाकारों में मकबूल रहे हैं। मशहूर 2 अदाकारा से मैंने पूछा, मैं कहा तो आपका नाम बड़े उससे लेते हैं, हम जानते नहीं कौन है शेख राफ। अच्छा, वो मुकर गई। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो थोड़ी सी ना निजी जिंदगी से मुतालिक बात करते हैं अदाकाराओं की। आपके पास तो बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, क्योंकि कुछ तो पब्लिश नहीं कर सकते, कुछ दिल में रह जाती है ना। आज दिल में ना रखें, लोगों को बता दें। एक अदाकारा है जो अंग्रेजी के हवाले से बहुत मशहूर है, उनकी अंग्रेजी लोग बड़े मैं समझ शौक गया से किसकी सुनना बात कर, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं। तो एक बहुत दफ़ा उनके पास ही बैठे थे, यहाँ वो किसी रेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी, तो कोई लंदन अमेरिका से फ़ोन आया हुआ था कोई, तो 15-20 मिनट में मैं कहा तुम फ़ोन बंद करो नहीं तो हम जा रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, इसके 2 कुएँ हैं, एक मैं ले मरूंगा। तेल के 2 कुएँ हैं इसके, एक मैं ले मरूंगी, अब 10 मिनट बात करने दो। 10 मिनट बात करने तो पैसे वाली पार्टी है, नाराज ना हो जाए। और इसके अलावा और कोई ऐसी अदाकारा है जिसका भी साथ दिल में ही रहा हो, बस कि यार बताना तो है आज? नहीं ऐसे नहीं, पर्दा ही रहने दें, अच्छा पर्दा रहने दें, चले। बहुत सी बातें होती हैं, फिर भी कल को सामना होगा। हाँ, नहीं नाम ना ले, आप बताएं, हमें बिल्कुल बताएं। अब हम कोशिश करेंगे गेस करने की, लेकिन हो सकता ना कर पाएं। एक आध और किसी अदाकार का बता दें, चले छोड़े बस। अदाकार भी हमारे कौन से इतने अच्छे दूध के दुल्हे हैं सारे, तो मजीद क्या किससे किसी अदाकारा एक अदाकारा है, वो भी खासी मशहूर है पाकिस्तान की, उनकी सालगिरह थी, प्रेस क्लब में उन्होंने सालगिरह, कराची प्रेस क्लब में तकरीर थी मतलब। तो वहाँ पे किसी सहाफ़ी दोस्त ने सवाल किया उनसे कि जी वो आपकी कौन सी सालगिरह है, तो मुझसे उसने पूछा मेरी कौन सी सालगिरह है। मैंने कहा भाई तुम बताओ तुम्हारी कौन सी सालगिरह है। अरे 25 बोल दूँ? 25 बोल दूँ। जब उन्होंने कहा 25 सालगिरह है, मैं कहा रातें निकाल ली। तो अच्छा, सब तो हंस पड़े, उसकी समझ में नहीं आया। बाद में मुझसे पूछा कि आपने क्या कहा था, मैं कहा 50 साल तुम्हारी उम्र की थी और तो कुछ भी नहीं किया। सही बात है, नहीं सही है। तो जिसमें काम नहीं लिया फायदा क्या, ऐसी चीज होगा ना, फिर निकाल ही दे उसको। चलो जी, जबरदस्त। अच्छा, पाकिस्तानी अदाकारों की बात हो गई, इंडियन अदाकार भी पाकिस्तान कराची आते रहे, उनसे भी वास्ता ताल्लुक रहा होगा। हमारी एक है पाकिस्तान फिल्म टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जो ये काम करती है कि फनकारों और सहाफ़ियों के दरमियान मुलाकात का ब्रिज का काम करती है। तो इंडिया से जितने भी फनकार कराची आए, हमने कोशिश की कि अपने प्लेटफॉर्म से उनको मदऊ करें। प्रेस क्लब में मदऊ किया, होटल से मदऊ किया, तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में मिले वो लोग। कौन आया आपके पास? रज़ा मुराद का हमने प्रेस क्लब में भरपूर जी फंक्शन किया। फारूक शेख का हमने हवारी टावर्स में किया। महेश भट्ट, पूजा भट्ट और वो ओमपुरी और एक और 5 फनकार आए थे ये किसी इशू पर यहाँ पे, तो हमने आवारी में उनके लिए बहुत अच्छा पाक भारत दोस्ती थोड़ा कुर्बत लाने के लिए। और ज़माने में महेश भट्ट की पूरी कोशिश थी कि दोनों फिल्म इंडस्ट्री करीब आए। उसने बहुत सिंसियर कोशिश की उसने, और इसी वजह से वो इंडिया में भी काफ़ी उसका शिकार रहा तनकीद का। मतलब वहाँ पर उनको क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उसने हमेशा कोशिश की कि दोनों फिल्म इंडस्ट्री करीब हो। एक अदाकार है इंडिया के बड़े मशहूर, रणधीर कपूर साहब, वो आए थे, उन्होंने आपका ऑटोग्राफ भी लिया। मतलब दुनिया रणधीर कपूर पूरे कपूर खानदान से ऑटोग्राफ लेती है, लेकिन कपूर खानदान आपसे ऑटोग्राफ लेके गया। वो आए थे, उनको हमने अपनी फिल्म टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से रिसेप्शन में मदऊ करना चाहा था। तो सलीम बासित उस जमाने में जंग के फिल्मी सफर के इंचार्ज हुआ करते थे, वो मेरे साथ थे, हम साथ दावत देने गए थे उनको, उनका इंटरव्यू भी किया वहीं पर ही। तो लेटर हम लेके गए थे बना करके कि जी हम आपके साथ में रिसेप्शन करें। तो उनकी निगाह के साथ मेरे दस्तखत पे पड़ गए। तो कहने लगे कि यार ये क्या लिखा है यार। मैंने पता कि मैं अतहर जावेद सूफी नाम है, अतहर उर्दू में है, जावेद अंग्रेजी में है, फिर सूफी उर्दू में। कह रहे 3 दफ़ा करके दिखाओ। अच्छा। मैंने 3 दफ़ा कागज़ पर दस्तखत किए। कह रहे ये मैं लेके जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि मैं भी अपने को दस्तखत ऐसे नए बनाऊँ। जबरदस्त। यार ये उनकी मेहरबानी। रणधीर कपूर नाम है ना, रणधीर कपूर साहब, करीना कपूर के वालिद, करिश्मा कपूर के। जबरदस्त। और इसके अलावा ये बताएं कि आजकल जो नए डायरेक्टर्स आए हैं, खासतौर पे मतलब कुछ बड़े अच्छे बहुत अच्छा काम कर रहा है। अपना नबील कुरैशी बहुत अच्छा काम करता है भाई, वेल डन नबील भाई, बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं। इन ड्रामों को मतलब ये अभी जवेरिया और साउथ का भी ड्रामा बहुत अच्छा चला। सही। और बुलबुले जो है वो 12 साल हो गए उसको चलते हुए।
तो ऐसा नहीं है कि लोग पसंद नहीं करते, लोग पसंद अब अच्छी चीज बनाए, अच्छी प्रोडक्शन करें, लोग बिल्कुल लोग पसंद करेंगे। बिल्कुल लोग पसंद करें। अब ये ना हो कि अच्छी प्रोडक्शन हो ना, उसके अंदर स्क्रीन प्ले अच्छा हो, ना डायलॉग्स अच्छे हो, ना अदाकारी अच्छी हो, ना डायरेक्शन अच्छी हो। अच्छा, एक फिल्म को कामयाब करने का फार्मूला क्या है, चलिए आपकी नज़र में? स्क्रिप्ट अच्छा हो, स्क्रिप्ट अच्छा हो, डायरेक्शन मजबूत हो, मतलब लगे कि डायरेक्शन हो रही है। फिर फिल्म के जो अदाकार है उस पर डायरेक्शन ना छोड़ी जाए, क्योंकि होता ये है कि अगर डायरेक्टर कमज़ोर होता है ना तो फिर अदाकार चढ़ के आता है कि मैं ये नहीं ये सीन करूँगा, ये डायलॉग मुझे चाहिए, इससे ना करवाऊँ। उसकी वजह से फिल्म के ग्रिप जो है कमज़ोर हो जाती है। ये एक अदाकार, फोटोग्राफी अच्छी हो, फोटोग्राफी, स्क्रिप्ट सिनेमेटोग्राफी, प्ले अच्छा हो, डायलॉग्स अच्छे हो, डायलॉग्स अच्छे हो, और गाने भी अच्छे हो। पाकिस्तानी पता है, फिल्म है। पहले माजी में अगर आप फिल्में 70-75 की और 60-62 की उठाए तो रेडियो पाकिस्तान से फिल्मी गाने नशर होते थे आपकी फरमाइश के नाम से। उन गानों की मशहूरी की वजह से फिल्में कामयाब होती थी। अच्छा, ये पता चल जाता था कि फला फिल्म का ही गाना है, ये तो फिल्म रिलीज हो गई है। लगती थी तो हाँ। लोग उसको देखने जरूर जाते थे। रेडियो पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तानी फिल्मों को उठाने के लिए। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। खबरें भी लिखते रहे, अच्छी अच्छी। अमूमन तो अक्सर बेशतर अदाकार या अदाकारों से मुतालिक फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खबरें जाती हैं ना, कई तरीके की खबरें। लेकिन कभी कभी ऐसी खबर होती है जिसमें अदाकार नाराज हो जाता है कि ये क्या लिख दिया, सच लिख दिया जाएगा, नाराज हो। हाँ, सच लिखेंगे तो नाराज होगा। तो किसके बारे में बहुत ज्यादा सच लिख दिया आपने? सच तो हमेशा लिखते होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लिख दिया। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लिखा, सही लिख दिया, वो हुआ करे नाराज। कोई ऐसा है ना अदाकार जो नाराज हुआ फिर बाद में? कई है। एक आध के नाम ले लेना, कोई मसला नहीं, नाम ले सकते हैं। नाराजगी तो खत्म हो जाती है। किसी के बच्चे के ऊपर मैंने कुछ लिख दिया था। अच्छा। उसके ऊपर वो बहुत बड़ी अदाकारा हैं, हयात हैं, उन्होंने मतलब थोड़ा सा माइंड किया कि जब आपने मेरे पहले शौहर का नाम बदल दिया, ये नहीं ये था। अच्छा, चलो, ये भी रिस्पेक्ट थी ना, ये तो बस जबरदस्त। और मीर शकील रहमान के इदारे में आप काम करते रहे, तो उससे थोड़ा हट के सवाल कर लेते हैं। चंग बहुत बड़ा ग्रुप है ना, मतलब वहाँ पर हल्की सी भी छोटी सी भी खबर लिखी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एक बार मीर साहब ने सबको बुलाया, रिपोर्टर्स को, सब एडिटर्स को। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात जो की, एक रास्ता मुतय्यन किया हम सबके लिए कि उनका आप खबर कोई नहीं रुकेगी, किसी खबर आप जिम्मेदारी के साथ फाइल करें। अगर आपके पास प्रूफ है उस खबर का, कितनी अहम खबर हो, प्रूफ है तो इदारा, अगर कोर्ट नोटिस आएगा तो इदारा उसको सपोर्ट करेगा, आपके पीछे खड़ा रहेगा। बल्कि उन्होंने कहा था मीर शकील आपके पीछे खड़े रहेगा। और अगर खबर बाउंस होती है, आपके पास सबूत नहीं और आपने कोई ऐसी खबर लगा दी, तो फिर आप खुद ही कोर्ट नोटिस भुगतेंगे, इदारा आपके पीछे नहीं। आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन अब दुआ ये करनी चाहिए कि जंग ग्रुप उसी तरीके से काम भी करता रहे, लगता नहीं है। तो मैं न्यूज़ चैनल्स में काम करता रहा हूँ, तो वहाँ पर अक्सर बेशतर ना जो एंकर्स होती फीमेल, बड़ा वो मेकअप होता है, इन्हें एक के ऊपर एक लेयर्स लगी हुई होती है। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे एक एंकर मिली कहीं और, मुझे बोली तनवीर क्या हाल चाल है। अब मैं उनको पहचान नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं उनको मेकअप के साथ देखता था। मैंने कहा कौन हो आप, उसने मैं तारुफ करवाया। तो ऐसा ही हाल अदाकारों का भी होगा हमारी, बिल्कुल ऐसा ही कि जब मेकअप किया पहचान लिया, उसके बाद पहचाने में नहीं आती। नहीं, बात तो अपने शक्ल सूरत देखे ये चीज़ होती है, जिसने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हो तो वो तो फिर नहीं पहचानने में। लेकिन हमारी अदाकाराएँ, उनको मेकअप का सेंस है, अच्छे अंदाज में मतलब मेकअप कर लेती हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि उनको ना पहचाना जाए बगैर मेकअप के। हमने तो बहुत सी अदाकारों को बगैर मेकअप के भी देखा, बहुत सी अदाकार, और बाकी इतनी खूबसूरत होती है जितनी नजर आती है। मतलब वो जो आशिक बनते हैं, बहुत सी अदाकार हैं, अदाकार जो है आपको 5 वक्त नमाजी भी मिलेंगे। अच्छा, हमारा देखिए, मैं आपने बताई बात बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इम्पैक्ट ये है कि अच्छे घर की खवातीन नहीं जाती फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, यही है ना हमारे यहाँ तो तासुर। लेकिन मैं कई खवातीन और हजरात चशमदीद गवाह हूँ कि हम ऑफ टाइम में उनके पास अचानक गए हैं, उनको नहीं पता कि हमने आना है, तो वो जान नमाज पे बैठे हुए देखा, उनको नमाज पढ़ते हुए देखा। बहुत अच्छी बात है इंडस्ट्री की, जबरदस्त। ऐसी बात नहीं है, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं लोग, क्योंकि देखिए अदाकारी उनका पेशा है और इबादत जो है वो अल्लाह और उनके दरमियान का मामला है। सही बात है। खैरात ज़कात, अगर जैसे मैडम नूरजहां हैं, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ 27वीं शब थी। जी बिल्कुल, हाँ, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ 27वीं शब थी, तो वहाँ सुल्तान मस्जिद में नमाज जनाजा थी, डिफेंस की। इतने लोग थे वहाँ पे, जो ख्वातीन इतने लोग थे वहाँ पे कि भाई हमें महाना, हमारी बच्चियों की शादी के तरह ही इन्होंने हर महीने मदद की इन्होंने हमारी। तो हैं ऐसे लोग। वो इसी तरह मोइन अख्तर के जनाजे में, मोइन अख्तर का जनाजा कराची के चंद बड़े तरीन जनाजों में से एक जनाजा। अच्छा। मॉडल कॉलोनी में लोग छतों पे खड़े होकर के, सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर उन्होंने रुखसत किया
मोइन अख्तर जैसा वापस नहीं आता ना बंदा। तो ये देखिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि जिसको अल्लाह ताला जितनी इज्जत दे। बिल्कुल। और मोइन अख्तर का ही जुमला है कि अल्लाह जिसको इज्जत दे आप भी उसकी इज्जत करें। वाह क्या बात है, बिल्कुल। अल्लाह जिसको इज्जत दे आप उसकी इज्जत करें, और इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहें और हमारा पॉडकास्ट देखते रहें। अच्छा, कभी दिलीप कुमार से मुलाकात हुई? नूरजहां से तो मुलाकात होती रही आपकी। कराची एयरपोर्ट पे एक दफ़ा हुई थी जब वो तशरीफ लाए थे, लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि मतलब फिर निशिस्त कैसा गया जिससे आप ना? नशिश जो है वो उनसे इस तरीके से हुई कि उन्हें हलीम बहुत पसंद था। अच्छा। हमारे एक दोस्त है, उनकी हलीम का मज़ेदार, हलीम के नाम से उनका जी अखबार जी है। जानता हूँ मैं इनको। तो उनको डब्बे पहुंचाने थे, तो ये स्टेट गेस्ट हाउस है मैकलो रोड के ऊपर, विक्टोरिया रोड के ऊपर, जी जी। वहाँ पे उनको डब्बे पहुंचाने थे। तो मैंने 2 दर्जन डब्बे उनको वहाँ लेके गया, तो उनसे मुलाकात जरूर हुई। अच्छा, हलीम बहुत शौक से शौक खाते से हैं। हलीम स्पेशली लेकर उनको गए। कहलवाया गया था कि आपके लिए हलीम आ रहा है। जबरदस्त मतलब। और जैसे मैडम नूरजहां से मुतालिक नूरजहां एक गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थी, बाबा चिश्ती जो है वो म्यूजिक के ऊपर थे। इससे उस वाक़े से ये अंदाजा होता है कि नूरजहां को मौसीकी पे कितना अबूर हासिल था। तो एक जगह बाबा चिश्ती कहीं आके रुक रहे थे, तो 1 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ, उन्हें हमने वो लगाते हैं ना का उतारा बाहर आकर के, वो जुमला जो था कि वो तो मैं यहाँ नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने बहुत बुरे अंदाज में बाबा चिश्ती की इंसल्ट की कि तेरे को इतने साल हो गए मौसीकी के अंदर, जब यहाँ ये फिर वो खुद हारमोनियम लेके बैठी और म्यूजिक का बताया कि यहाँ पे ये होना चाहिए। अच्छा, इतना अबूर हासिल था। जबरदस्त है। अदाकारा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन गुलकारा उससे बहुत ज्यादा अच्छी थी। नहीं, मौसीकी पे बहुत अबूर था। बहुत अबूर था उनको। जबरदस्त जबरदस्त। तो इंडियन अदाकारों से ताल्लुक वास्ता रहा। इंटरव्यू किसका किया आपने? फरहान अख्तर का किया था फरहान अख्तर, ये जो हमारे टेलीफोन के ऊपर। अच्छा, टेलीफोन पर उन्होंने वहाँ से मुझे कॉल की थी, इंडिया से खुद से कॉल की खुद थी? से कॉल की थी। रिलायंस के जो प्रोग्राम था, तो उन्होंने राब्ता, किसी ने नाम दिया होगा मेरा, तो लिहाजा वहाँ से कॉल आई। पहले 3-4 दिन लाइनअप होता रहा मामला, उसके बाद जो है फिर उनके जब कॉल आई तो जो कुछ भी फरहान के बारे में उन्होंने सवालात किए, मैंने उनको जवाब दिए उनके फिल्म के हवाले से। आपने सवालात किए और वहाँ से छपा वो तो वो ऑन एयर गया वहाँ पे। ऑन एयर गया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आमिर खान जो है, जी जी, आमिर खान तो उनकी कराची में फिल्म आ जब चुके हैं। लगान लगी थी तो हमने एक उनका इंटरव्यू अरेंज किया था ऑनलाइन, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ऑनलाइन अरेंज की थी। अच्छा, जबरदस्त। कैप्री सिनेमा में उसका बंदोबस्त किया था और तमाम मीडिया वहाँ मौजूद था। उसको लाइन पर लिया, वो भी 2-3 दिन कोऑर्डिनेशन के बाद फिर आमिर खान को लाइन पे लिया, फिर हुमा मीर ने उसको कंडक्ट किया। हुमा मीर IBA में जो होती हैं, उन्होंने कंडक्ट किया और बहुत अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इंटरेक्शन अच्छा रहा हमारा। बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। उस बाद में फिर आमिर खास तौर से फ़ोन करके अलग से मेरा शुक्रिया अदा। अच्छा, एक हमारे यहाँ ना जो रिपोर्टिंग की बात है, इसे पापाराजी कहते हैं ना, पापाजारी सॉरी मार रहा हूं। तो ये एक हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में, हॉलीवुड के सब अंदर जगह है, यहाँ भी है, लेकिन उसका थोड़ा सा कम है। कम है यहाँ पर भी बहुत सी खबरें आप देखते हैं जिनको बाउंस कर जाती है, नहीं होती वो, लेकिन होता है। यहाँ भी लोग करते हैं जो करने वाले हैं, और सोशल मीडिया पे तो खास तौर से आपको रुकावट नहीं है, जो चाहे मुंह में आए। लेकिन जिस तरह से मूवमेंट इंडिया में कवर हो रही थी अदाकाराओं की, एक्टर्स की, या हॉलीवुड के अंदर, वजह ये है कि इंडिया में जो फिल्म इंडस्ट्री है वो 5वां अर्निंग जरिया है उनका, 5th रेवेन्यू जनरेटेड अमाउंट होता है उसका। हमारे यहाँ नहीं है। उनकी फिल्मों के अंदर जो रेवेन्यू आता है उसके अंदर उनके जितने भी बैरून मुल्क प्रेस सताशी है और जो एम्बेसीज हैं वो अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं बाकायदा। अच्छा, इसीलिए वो फिल्में उनकी कामयाब होती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तानी सफ़ीर मिलता ही नहीं। अभी तो ही समझता है। अभी तो ही समझता होगा कि मैं फिल्म की प्रमोशन कराऊंगा क्यों, जबकि उनके यहाँ ये ऑनर है कि उस वहाँ के प्रेस अताशी या जो वहाँ का सफ़ीर है वो उन फिल्मों को प्रमोट करने में भरपूर अपनी खिदमत अंजाम दे। देखिए, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उनका कल्चर पाकिस्तान के अंदर आ चुका है, फिल्मों के जरिए आ चुका है। आपने कोशिश ही नहीं, और ड्रामे के जरिए आ चुके हैं। अब हमारे ड्रामे वहाँ देखे जाते हैं, अभी भी, आज भी देखे जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि हम अच्छे ड्रामे बना रहे हैं उनके मुकाबले। माजी में बहुत अच्छे ड्रामे बने, जब तक PTV ने ड्रामे बनाए बहुत अच्छे ड्रामे थे जो इंडिया में भी बहुत मकबूल हुए। अब ये चूँकि चैनल्स की भरमार इतनी है तो लिहाजा कंटेंट नहीं है, ड्रामा तो बन रहा है, उनमें से कोई क्लिक कर जाए तो किस्मत है, वरना तो बेशुमार ड्रामे तो आए और गए पता ही नहीं लोगों। लेकिन अभी भी हमारे यूट्यूब पे ना बहुत चलते हैं, चल रहा है, इंडिया में बहुत चलते हैं, क्योंकि हमारे आपकी नज़र में उतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वो जो कंटेंट देख रहे हैं ना ड्रामों की नज़र में, इंडिया वाले, उनकी नज़र में हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है ड्रामों का है। इससे इनकार नहीं है, ड्रामों में मेहनत अभी भी है, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे इंडस्ट्री है ड्रामा इंडस्ट्री जो हमारी, लिहाजा फनकार काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है।
चलो इसमें ख़त्म करते हैं, ये बताएं कि सबसे पसंदीदा अदाकार कौन सी? यार इसकी डायलॉग डिलीवरी है ना, मज़ा आ जाता है सुन के। बस यार इसको सुनता हूँ ना, बस ये एक्टिंग देखता हूँ, खो जाता हूँ। दिलीप कुमार मतलब धीमे लहजे में अच्छा जुमला। अच्छा जुमला। और अमिताभ बच्चन को अगर डिफाइन करें आप? अमिताभ बच्चन भी जगह पर है, वैसे तो बेशुमार है। अमरीश पुरी है उसकी जगह, उनका भी डायलॉग। हमारे मुस्तफा कुरैशी है, सुल्तान राही है, अच्छी आवाज़ वोकल है। तो उम्मीद है कि आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा, और दुआ करते हैं कि आप अपना ख्याल रखें। मज़ीद नए पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। बहलीम की बातों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।